नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना जय भार्गव फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, हम लगातार कंटिन्यू हमारी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। और इस कड़ी में हमने सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, रूरल मार्केटिंग और हरियाणा इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आप पहुँचे इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की भी मैं आपको एक यूनिट करवा चुका हूँ। ये सारी क्लासें आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी भाई। ठीक है, अगर आपको इसके साथ पीडीएफ भी चाहिए तो क्लासेज अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस पट्टी पर 88,038,28,000, वहाँ आप मैसेज कर कर पीडीएफ पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 151 रुपये में रहने वाला है। वहाँ आपको यूनिट वाइज सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए थे। तो भाई एक छोटी ही जानकारी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बार बार पूछते रहते हैं, तो मैंने बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ इंश्योरेंस के बारे में, कि आप इंश्योरेंस के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके थे भाई। हमने जान लिया था कि बीमा क्या होता है, इंश्योरर क्या होता है, इंश्योर्ड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। सारी बातें जानने के बाद आज हम जानेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई ये इंश्योरेंस? दो प्रकार का। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ को क्या कहते हैं भाई? जीवन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जीवन बीमा। और सेकंड क्या होता है भाई? सेकंड होता है आपका यहाँ पर जर्नल इंश्योरेंस, यानी कि सामान्य बीमा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? सामान्य बीमा। अब आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। अब जो लाइफ इंश्योरेंस होगा, यानी ये तो हम प्रमुखता से पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हमें जर्नल इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ना है कि जर्नल इंश्योरेंस में कौन कौन से बीमे आने वाले हैं। तो लाइफ में तो लाइफ से रिलेटेड हो गया सारा का सारा। जो जर्नल हो गया, जर्नल में क्या रहने वाला है, जैसे कि आपसे अग्नि बीमा के बारे में पूछ लिया जाए, फायर इंश्योरेंस के बारे में, वो भी इसका पार्ट रहने वाला है। समुद्री इंश्योरेंस के बारे में पूछ लिया जाए, वो भी इसका पार्ट रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और कार इंश्योरेंस या मोटर वाहन इंश्योरेंस जो भी रहेगा वो सभी इसी के अंदर आएगा। अब आपको बता देता हूं, जो जीवन बीमा है, इस जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जा सकता भाई, इस जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, तो इस जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया 1956 में, ये आपसे पूछ सकते हैं। और सामान्य बीमा का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? वो किया गया 1972 में। लेकिन आप सभी को मैं बता देता हूं, सामान्य बीमा निगम की अगर स्थापना पूछ ली जाए, निगम परिषद की, तो वो 1957 में ही हो गई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में किया गया। सामान्य बीमा निगम परिषद पूछ लिया जाए तो 1957 में ही बन गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में। यहां पर मैं लिख देता हूं राष्ट्रीयकरण, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, नेशनलाइजेशन जिसको हम कहेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। इंश्योरेंस टू टाइप का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और सामान्य इंश्योरेंस। लाइफ में यानी कि जीवन बीमा, और जर्नल इंश्योरेंस में सामान्य बीमा। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। ठीक है भाई, अब देखते हैं ये आगे किस प्रकार से डिवाइड होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बीमा के प्रकार। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था बीमा दो प्रकार का होता है, और कौन कौन सा? जीवन बीमा और साधारण बीमा। ठीक है भाई, अब जो साधारण बीमा है वो आगे देखो किस प्रकार से डिवाइड हो गया। सामुद्रिक बीमा भी साधारण बीमा का पार्ट है, अग्नि बीमा भी इसका पार्ट है, और अन्य बीमे जैसे कि चोरी के विरुद्ध बीमा, पशुओं का बीमा, फसल का बीमा, खेल बीमा, अंतरंग शिक्षा योजना बीमा, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, ये सभी किसके पार्ट हो जाएंगे? ये सामान्य बीमा यानी कि जर्नल बीमा के पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो सामुद्रिक बीमा था भाई, ये इसके लिए भी एक एक्ट आया था। कुछ ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सामुद्रिक बीमा एक्ट ये 1963 में आया था। ठीक है भाई, ये पूछ सकते हैं। मैरीन इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है भाई, तो ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 1963 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आपसे अग्नि बीमा यानी कि फायर इंश्योरेंस की परिभाषा से रिलेटेड पूछा जा सकता है, किसकी परिभाषा को कहां परिभाषित किया गया? तो 1938 का जो एक्ट था उसमें धारा 2 थी, उसमें इसकी भाषा को
परिभाषित किया गया, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में धारा सेकंड के अंदर इसको क्या किया गया है, अग्नि बीमा को परिभाषित किया गया। इसके अतिरिक्त ज्यादातर वाहन बीमा के बारे में, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो आया था वो कब आया था, 1988 में आया था, जो आप रोड सेफ्टी में भी पढ़ चुके होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, यहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक क्या पूछ लेंगे, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1956 में। साधारण बीमा का कब हुआ, 1972 में। ठीक है भाई। साधारण बीमा निगम परिषद का गठन कब हुआ, 1957 में। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और मोटे तौर पर यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीजें अब हम कवर कर लेंगे। हो गया यहां तक। चलो भाई, इसके बाद देखते हैं भाई जीवन बीमा की जरूरत क्यों पड़ी। जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया और अब व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार कई प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियां हैं। भाई आप सभी को पता है भाई, मनुष्य का जो जीवन है वो पूर्णतः खतरों से भरा हुआ है भाई। ठीक है, और अपने खतरों या जोखिमों को कम करना ही हम क्या मान सकते हैं, एक प्रकार से इंश्योरेंस मान सकते हैं भाई। क्योंकि इंश्योरेंस का अर्थ ही क्या होता है, जोखिम से सुरक्षा या फिर जोखिम को कम करना। ठीक है भाई। तो जीवन की अनिश्चितता, यानी कि जीवन निश्चित नहीं है भाई, सभी को पता है मौत एक न एक दिन आनी है। उसी बात से सुरक्षा के लिए, यानी भविष्य में आने वाले जो संकट है उन बातों को ध्यान में रखकर क्या किया गया भाई, जीवन बीमा की क्या की गई भाई, इसका एक प्रकार से कह सकते हैं इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद देखते हैं भाई इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा पॉलिसी एक व्यक्ति और इंश्योरेंस प्रोवाइडर बीमा प्रदाता के बीच किया गया कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध है। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये आपकी यूनिट नंबर 2 रहने वाली है। मैरीन इंश्योरेंस होगा और फायर इंश्योरेंस, यही आपके सिलेबस में दिया गया था, उसको मैं बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट बचेगी बस अपनी इंश्योरेंस की, वो आराम से हो जाएगी। तो समझ में आ गया भाई। लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर बीमा प्रदाता के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक अनुबंध होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक को मासिक शुल्क, फीस जिसे प्रीमियम कहा जाता है, के एवज में आर्थिक सुरक्षा यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं भाई, इसको समझाने के लिए, क्योंकि पहली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि यहां पर क्या रोल रहने वाला भाई। यहां पर रोल रहने वाला 3 चीजों का। एक तो यहां पे किसका रोल रहेगा, इंश्योरर। ठीक है भाई। एक क्या रोल रहेगा यहां पर, इंश्योर्ड। अब सारी बातें मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। और एक क्या रोल रहेगा यहां पर, प्रीमियम, जो बार बार हमें ये वर्ड देखने को मिलता है, आखिर ये क्या है। ठीक है भाई, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप सभी को पता है भाई होता क्या है, व्यक्ति विशेष क्या करते हैं भाई, बीमा पॉलिसी को लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, उसकी एवज में पैसा देते हैं। अब वो सारी बातें हमें पता है बीमा के दौरान, लेकिन हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। इंश्योरर क्या होता है, इंश्योरर होती है भाई कोई भी कंपनी जो एक प्रकार से बीमा करती है। ठीक है भाई। इंश्योर्ड क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जिसका बीमा होता है या जो बीमा पॉलिसी लेता है। और प्रीमियम क्या होता है, उस पॉलिसी के बदले में जो पैसा दिया जाता है, जो अमाउंट दी जाती है, उसको प्रीमियम कहते हैं। और यही बातें यहां पर डिस्कस की गई है भाई, ये तीनों बातें यहां पर डिस्कस की गई। देखो भाई क्या करेगा भाई, एक व्यक्ति क्या हो गया, इंश्योर्ड, और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर यानी ये क्या हो गई, इंश्योरर हो गई भाई। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक अनुबंध होता है, जिसमें क्या होगा भाई, इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इंश्योरर जो है वो क्या करेगा भाई, वो क्या लेगा, शुल्क लेगा। किससे लेगा, इंश्योर्ड से, यानी किससे, व्यक्ति से लेगा जिसका बीमा होना है। और उसके बदले में उसको क्या देगा भाई, उसके बदले में उसको आर्थिक सुरक्षा प्रोटेक्शन देगा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जीवन बीमा होती है। तो समझ में आ गया होगा, सेम वही सीक्वेंस में हमने जो बीमा के बारे में पढ़ा था वही सब चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी भाई। क्लियर, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। अब इससे आगे चलते हैं भाई, इससे आगे देखिएगा यहाँ पर, इस व्यवस्था के आधार पर पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर यदि पॉलिसी मैच्योर होती है तो कुछ समय के बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर उस व्यक्ति को या उसके परिवार को एक मुश्त राशि का भुगतान करता है। पॉलिसी खरीदार की व्यक्तिगत मांगों और जरूरतों के उपयुक्त बाजार में विभिन्न प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं। तो वही बात है, जो बातें हमने डिस्कस की है भाई, उसके एवज में क्या देंगे, पैसा देंगे। अब
एक प्रकार से आपको भी पता है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन का ही बीमा हो गया। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है भाई, पॉलिसी मतलब पॉलिसी के अनुबंध के दौरान ही डेथ हो जाती है, तो क्या होता है भाई, उसके लिए जो कंपनी होगी वो क्या देगी उसको, इंश्योर्ड को, यानी कि बीमा होने वाले व्यक्ति को पैसा देगी। लेकिन वो टोटली अनुबंध के आधार पर रहने वाला, कभी ये सोचो कि सबको ही मिलेगा नहीं। जो अनुबंध में बातें लिखी होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी होंगी, उसी के आधार पर मिलेगा भाई। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई यहाँ तक। चलो इसके बाद देखिएगा भाई, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, यानी जीवन बीमा पॉलिसी हैं वो एक प्रकार से कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जीवन बीमा या पॉलिसी किसको कहेंगे, एक प्रलेख जो बीमाकार एवं बीमाकृत के बीच लिखित विदा है तथा जिसमें बीमे की शर्तें भी होती हैं, उसे पॉलिसी कहते हैं भाई। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं भाई, एक छोटा सा लिखित संविधान हम कह सकते हैं भाई, किस किस के बीच में, बीमाकार यानी कि इंश्योर्ड जिस व्यक्ति का बीमा होना उसके बीच में, ठीक है भाई, और बीमाकृत बीमाकार के बीच में और बीमाकृत यानी कंपनी के बीच में, और किसके बीच में भाई, उस व्यक्ति के बीच में क्या होगा, एक प्रकार का संविधान होगा जिसको हम कह सकते हैं, रूल लिखे होते हैं, उसी को पॉलिसी कहेंगे भाई। ठीक है, बीमाकृत प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावना का फॉर्म भरने तथा बीमाकार बीमा कंपनी द्वारा, ये यहाँ पर बीमा कंपनी हो जाएगी, मैं फर्स्ट लाइन में थोड़ा उल्टा बता गया था, वो चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद मैंने इसको करेक्ट कर लिया था। ठीक है भाई, प्रीमियम को स्वीकार कर लेने के पश्चात बीमाकृत को पॉलिसी जारी कर दी जाती है। तो कोई भी, आप सभी को पता है, पॉलिसी मतलब नीतियां, कोई भी कंपनी हो उसकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया किसके बारे में, पॉलिसी क्या होती है। अब देखते हैं ये पॉलिसी कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से देखिएगा। आजीवन बीमा पॉलिसी, पहली जो पॉलिसी रहने वाली है हमारी, वो क्या रहने वाली है, आजीवन बीमा पॉलिसी। ठीक है भाई, इसमें हम पढ़ेंगे, देखो, इस प्रकार की बीमा पॉलिसी बीमा राशि बीमाकृत को बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु से पहले नहीं मिलेगी। उसके पश्चात यह राशि केवल लाभार्थी अथवा मृतक के उत्तराधिकारियों को ही मिल सकेगी। प्रीमियम का भुगतान निश्चित अवधि 20 अथवा 30 वर्ष अथवा बीमाकृत के पूरे जीवन के लिए किया जाएगा। यदि प्रीमियम का भुगतान निर्धारित अवधि के लिए किया जाना तो पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहेगी। तो ये क्या थी भाई, फर्स्ट पॉलिसी है आजीवन बीमा पॉलिसी। अब ये देखो भाई, इसके बारे में सारी बातें लिख दी गई। अब आप सोचो कि इसमें भी मैं मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट करूं, तो भैया कुछ दिमाग थोड़ा लगा लेना, क्योंकि ये बातें चाहे मैं बोल के बता लूं, चाहे ये पीपीटी के माध्यम से आप पढ़कर समझ लो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है, जो लिखा हुआ उसी को समझना है। ठीक है, अब इसको हाथ से लिखता तो कम से कम तुम्हारी 15 मिनट जाया जाती, और 15 मिनट यानी कि अगर ऐसे 15 मिनट एक एक पेज के ऊपर जाया जाने लगी तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। जो 7 सब्जेक्ट नए ऐड हुए थे, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया, आज मैं 6ठे सब्जेक्ट को लगभग कंप्लीट करवाने वाला हूं, वो इतना जल्दी पॉसिबल ही नहीं था अगर मैं आपको इस प्रकार से ना पढ़ाता तो। अब देखिएगा, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी, इस प्रकार की पॉलिसी में बीमाकार यानी बीमा कंपनी बीमाकृत को एक निश्चित राशि एक निश्चित उम्र पाने अथवा उसकी मृत्यु पर जो भी पहले हो देने का वचन देता है। बीमाकृत की मृत्यु पर बीमा राशि उसके विधि सम्मत उत्तराधिकारी अथवा मनोनीत व्यक्ति को दे दी जाएगी, अथवा यह राशि बीमाकृत को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर या फिर एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर दी जाएगी। अतः बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी सीमित वर्षों में परिपक्व हो जाती है। तो एक तो थी देखो आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी, और ये क्या हो गई, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। तो इसके बारे में सारी डिटेल आप लोगों के सामने है भाई, हो गया यहां तक। चलो भाई, उसके बाद देखिएगा भाई, संयुक्त बीमा पॉलिसी, इसमें क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यह पॉलिसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ली जाती है। प्रीमियम का भुगतान वे मिलकर करते हैं, यह फिर उनमें से कोई एक करता है, जो किस्तों में अथवा एक मुश्त की जा सकती है। बीमित राशि अथवा पॉलिसी में लिखित राशि का भुगतान उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अन्य बचे हुए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कर दिया जाता है। साधारणतः यह पॉलिसी पति पत्नी मिलकर अथवा फर्म के 2 साझेदारों द्वारा ली जाती है, जिसकी राशि का भुगतान किसी एक की मृत्यु पर दूसरे जीवित व्यक्ति को कर दिया जाएगा। यानी संयुक्त आ गया तो इसका मतलब 2 लोगों के बीच होगी भाई, पति पत्नी या फिर 2 पार्टनर हो सकते हैं किसी बिजनेस को लेकर। ठीक है भाई, तो उनके द्वारा ही इस प्रकार की पॉलिसी ली जाती है। तो एक की डेथ हो गई तो दूसरे को ये अमाउंट दे दी जाएगी अगर ऐसा होता है।
उसके बाद देखिएगा वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमित राशि अथवा पॉलिसी की राशि एक आयु की प्राप्ति पर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक किस्तों में भुगतान की जाती है। प्रीमियम की राशि किस्तों में अथवा एक मुश्त दी जा सकती है। यह उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो एक निश्चित आयु की प्राप्ति के पश्चात नियमित आय चाहते हैं। तो ये किस पॉलिसी के बाद ये हो गई भाई? वार्षिक वृत्ति पॉलिसी भाई। ठीक है, समझ में आ गया। सारी पॉलिसी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लगभग 4 पॉलिसी हो चुकी हैं और 5वीं पॉलिसी और हम देखेंगे, बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। तो ये 5 प्रकार की पॉलिसियां थी जीवन बीमा के अंदर जो मैंने आपको पढ़ा दी। अब देखिएगा, इस पॉलिसी को लोग अपने बच्चों की पढ़ाई अथवा शादी के खर्चों के लिए लेते हैं। अनुबंध के अनुसार बीमाकार बच्चे की एक निर्धारित आयु पर एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। प्रीमियम की राशि अनुबंध करने वाले व्यक्ति द्वारा दी जाती है। यदि उस व्यक्ति की पॉलिसी के परिपक्व हो जाने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो आगे कोई प्रीमियम नहीं देना होता। तो भाई ये किसके बारे में है? ये बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी के बारे में है। और ये लगभग गाँव के अंदर, शहरों के अंदर बहुत सारे लोग इन पॉलिसीज को करवाते हैं। तो इस बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? ये पॉलिसीज के बारे में था। अब देखते हैं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जीवन बीमा अनुबंध क्या होता है। ठीक है भाई, जीवन बीमा अनुबंध। तो अनुबंध जीवन बीमा का अंतिम रूप होती है। आपसे पूछा जा सकता है, देखो भाई बिल्कुल आपकी जो नए सिलेबस दिया है, नए सिलेबस में लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपकी सेकंड यूनिट है और यही मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। इसमें देखेंगे अनुबंध जीवन बीमा का अंतिम रूप होती है। आपसे पूछ सकते अनुबंध यानी जीवन बीमा का अंतिम रूप क्या है? तो अनुबंध बीमादान राशि शब्द से इसकी महत्ता उजागर होती है। यह राशि अनुबंधात्मक रूप से आश्रित होती है, जिसे जीवन बीमा वित्तीय सुरक्षा का एक माध्यम कहलाता है। गारंटी तत्वों से यह भी अर्थ है कि जीवन बीमा सख्त विनिमय एवं कड़े निरीक्षण के अधीन रहता है। तो बिल्कुल रहता भाई, जो अनुबंध होगा उसको किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल सख्त रहने वाला है। कारोबार संचालन की एक शर्त के रूप में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए वैधानिक रूप से रिजर्व का रखना आवश्यक होता है। उनकी निधि के निवेश के संबंध में उनकी शर्तें हो सकती हैं, परंतु उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके पास उपलब्ध प्रीमियम प्राप्त तथा पॉलिसी धारकों के धन का व्यय किस प्रकार किया जा सकता है। संबंधी नियमों के अधीन उन्हें शासित रहना पड़ सकता है। प्राय एक मुख्य प्रश्न पर चर्चा की जाती है कि क्या अन्य वित्तीय उत्पादों की तुलना में पॉलिसी धारकों को प्रदान किया जाने वाला लाभ पर्याप्त है। तो यहां पर देखो, जो भी आपको यहां पर डार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां से आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अगर आप पूरी लाइन नहीं पढ़ सकते ना, आप कम मेहनत करना चाहते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान दे लेना। जहां भी डार्क किया गया इसका मतलब वहां पर संभव है कि वहां से प्रश्न पुट हुए हैं। समझ में आ गया भाई यहां तक? इसके बाद देखिएगा, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन बीमा अनुबंधों में जोखिम सुरक्षा एवं बचत तत्व दोनों को शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, यहां से प्रश्न बन सकता है कि जीवन बीमा अनुबंध में किस किस को शामिल किया जाता है? जोखिम सुरक्षा को भी, जोखिम बचत को भी, ठीक है, दोनों को शामिल किया जाता है। भाई इस प्रकार का प्रश्न इस क्लास के एंड में मैं आपसे पूछूंगा भाई। समझ में आ गया ना? वास्तव में जीवन बीमा सुरक्षा उत्पाद कम और धन रखने का उत्पाद अधिक बना हुआ है। यहां कम लागत का शुद्ध मियादी बीमा, जिसके तहत केवल मृत्यु पर लाभ प्रदान किया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस बीमे में कम लागत होती है? तो कम लागत का शुद्ध मियादी बीमा भाई, वो उत्तर क्या हो जाएगा? मियादी बीमा हो जाएगा भाई। ठीक है। तथा बचत योजनाएं जिनमें नकदी मूल्य अथवा बचत घटक की मात्रा अधिक होती है के बीच अंतर दर्शाना आवश्यक है। यद्यपि पहली योजना का प्रीमियम न्यूनतम होता है, दूसरी योजना का प्रीमियम बहुत अधिक हो सकता है तथा यह एकल व्यक्ति की बचत का एक प्रमुख अंश होता है। इसका अर्थ है कि नगद मूल्य की अवसर लागत विशाल होती है। व्यक्ति द्वारा अपने धन को कहीं और निवेश न कर अवसरों का परित्याग करते हुए वहन की गई लागत की अवसर लागत कहलाती। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत क्या होती है? तो इस प्रकार से प्रश्न पुट हो सकते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब मैं इनको डिटेल से इसलिए करवा रहा हूं भाई, देखो एमसीक्यू इनके है ना, आपको आप जब इसको पढ़ोगे और एमसीक्यू लगाओगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, क्योंकि जितने एमसीक्यू बनते हैं ना और जितने बुक्स में अवेलेबल हैं या जो आपको किसी ऐप पे या प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, वो सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट यूनिट में ही करवा दिए मैंने सारे के सारे वो प्रश्न। अब तो ये एक्स्ट्रा डिटेल चल रही है भाई। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद
देखते हैं इसके लाभ क्या क्या रहने वाली। तो ये सारे लाभ दे रखे हैं भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लाभ क्या क्या होंगे। तो ये लाभ रहने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद ये हानियां रहने वाली हैं, तो सारी हानियों के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, क्योंकि यहाँ से जब एग्जामिनर का मन दिमाग करता है या एक प्रकार से दिमाग सटकता है, तब वो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता भाई जहाँ से प्रश्न बनाना भी एक प्रकार से संभव ना हो। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आ भी सकते हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस जरूर कर लेना भाई, क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ना भाई, ठीक है, और पढ़ना ही आपके लिए ज़रूरी है। भारत में सामान्य बीमा कंपनियां हैं, उनकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखी, कौन कौन सी हैं भारत में सामान्य बीमा कंपनियां, यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके नाम दे रखे हैं। बजाज अलाइन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, IFFC और टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI लोमार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राहेजा QVBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, L&T जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो देखो ये सारी कौन सी हैं, ये सामान्य बीमा कंपनियां हैं भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और जो PDF पेड बैच में उनको PDF मिल जाएगी भाई, वो बेचिंता रहो। इसी प्रकार से जीवन बीमा कंपनियों की डिटेल दे रखी है भाई। अब इतना क्यों मेरे से पढ़वा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट आप क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते समय ध्यान रख लेना, थोड़ी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। याद आपको करने हैं, मेरा काम था सिर्फ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाना, वो मैंने करवा दिया। अब उसके बाद देखते हैं भाई अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या होता भाई, देखते हैं। ये आपके एक प्रकार से सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। जो अग्नि बीमा की परिभाषा है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 की धारा 2 के अंदर इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया कि अग्नि बीमा एक ऐसी सुविधा है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के प्रतिफल के बदले पॉलिसी में वर्णित राशि पर एक निर्धारित अवधि के दौरान आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है। यानी आग से अगर कोई घटना होती है भाई, अनुबंध के आधार पर अगर वो सारे नियमों का या एक प्रकार से जो भी अनुबंध में दिया गया है उन नियमों के ऊपर, उस पॉलिसी के ऊपर खरा उतरता है, तो फिर वो उसको बीमा कंपनी क्या करेगी भाई, पूरा का पूरा पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा, निर्धारित होगा, वो दे देगी। अब इसके तत्व निम्न है भाई, कौन कौन से हैं। अग्नि बीमा में बीमाकृत का बीमे की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए। जीवन बीमे के समान अग्नि बीमा प्रसविधा भी पूर्ण सद्भाव की प्रसविधा है। अग्नि बीमा अनुबंध पूर्णता क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। बीमाकार क्षतिपूर्ति केवल उस स्थिति में करेगा जबकि क्षति हानि के निकटतम कारण से हुई हो भाई, ठीक है भाई। अब ये लाइन देखो, इस लाइन में सारा सार छिपा हुआ भाई। बीमाकार यानी कोई भी बीमा कंपनी होगी वो क्षति की पूर्ति केवल उस स्थिति में ही करेगी जब क्षति हानि के निकटतम कारण से हुई है भाई। जो कॉन्ट्रैक्ट में रीजन लिखे हुए इन कारणों से अगर कुछ चीज होती तो हम पैसा देंगे, अगर उसके लगभग मिलते जुलते कारण होंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी उसकी पूर्ति करेगी कंपनी, नहीं तो नहीं करेगी। उसके बाद में देखते हैं भाई सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा एक्ट मैंने आपको बता दिया था, मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अंदर आया था भाई। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने देखें। एक सामुद्रिक बीमा प्रसविधा एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत बीमाकार समुद्री जोखिमों के विरुद्ध तय रीति एवं तय राशि तक बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का वादा करता है। सामुद्रिक बीमा समुद्र मार्ग से यात्रा एवं समुद्री जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इसके भी 3 चीजें इसमें शामिल है भाई, जहाज, माल एवं भाड़ा भाई, ठीक है। इसके भी प्रमुख तत्व हैं जो दिए गए हैं, ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारी थी भाई सेकेंड यूनिट भाई, ये हमारी क्या थी, सेकेंड यूनिट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई।
चलो आप एक तो प्रश्न करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन बीमा कारोबार का घटक नहीं है? मैंने आपको बताया था, दो तत्व तो तुम लोगों को पता चल चुके हैं भाई, एक तो संपत्ति और एक जोखिम, और सिद्धांत भी आपको पता होता है। तो क्या नहीं होगा यहाँ पर? अनुदान नहीं होगा। क्या नहीं होगा यहाँ पर? यहाँ पर अनुदान क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है, आप लोगों के सामने पूछा कि कौन सा जीवन बीमा का घटक नहीं है, तो अनुदान इसका घटक नहीं है। एचएलवी की धारणा किसने आविष्कार की थी? मैंने आपको इंश्योरेंस एजुकेशन का जनक बताया था होबनर। होबनर की जब मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी तो उसमें साफ लिखा था इन्होंने एक मानव अवधारणा एक प्रकार से प्रस्तुत की थी इसको लेकर। तो इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर होबनर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचएलवी की धारणा किसने आविष्कार किया था इसका? तो इसने किया था। तो ये थी हमारी सेकेंड यूनिट भाई। लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, ठीक है भाई। और आपको ये यूनिट थोड़ी बोरिंग लग सकती है, वास्तव में पढ़ाई एक प्रकार से जब आप अलग ही लेवल का पढ़ना चाहते हो तो सब जगह आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, वहाँ पर आपको थोड़ा बोर होके भी पढ़ना पड़ता है। सच्चाई ये है कि आप लोगों तक रियल में तो कंटेंट भी नहीं पहुँच रहा, आपको 3 बातें बताकर आपको टहला दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम किसी ने क्रैक ही नहीं करवाना, ठीक है। अगर आपका कोई स्पोर्ट लेकर पढ़ा ही रहा तो उस लेवल का तो पढ़ाओ कि आपसे अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल भी पूछा जाए तो कम से कम वो भी कवर कर दो, वरना क्या फ़ायदा भाई, तुम अपने आप ही पढ़ लोगे। अगर मैं आपको अलग नहीं पढ़ा सका तो फिर मेरा पढ़ाने का भी क्या फ़ायदा। जिस हद तक तुम पहुंच सकते हो, अगर उस हद तक ही मैं पढ़ा पाया तो फिर टीचर में स्टूडेंट में गैप क्या हुआ, ठीक है भाई। तो हमेशा प्रयास रहेगा आपको उस हद तक पढ़ाऊंगा जिस हद तक आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है भाई। और वही प्रयास जारी है और जितना भी हो उसका मैंने मेरी तरफ से किया। हो सकता है कुछ यूनिट आपको अच्छी लगी हो, कुछ बोरिंग लगी हो, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि भाई मेरा काम है कंटेंट पहुंचाना। मैं ये चाहता हूं जब एग्ज़ाम में पेपर आए तो कम से कम क्वेश्चन आए तो कम से कम मोर देन 60 to 80% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए तो खुशी होगी। और उसी प्रयास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और शायद ये प्रयास सफल भी हो जाए। इसके अतिरिक्त सभी को बता देता हूँ भाई, एग्ज़ाम बोर्ड ऐप के ऊपर सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। ग्रुप डी, ग्रुप सी, सीईटी मेंस का भी है, मैथ्स का अलग से, हरियाणा जीके का अलग से, साइंस का अलग से, कंप्यूटर का अलग से, हिंदी का अलग से, सब अवेलेबल है। जिसको जो कोर्स चाहिए एग्ज़ाम बोर्ड ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से अपने कोर्स ले सकता है, ठीक है। पीडीएफ पेड बैच मैंने शुरू में ही बता दिया। आज के लिए इतना ही। जो नया बच्चा हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। एक यूनिट रह गई आपकी इंश्योरेंस की, एजेंट्स वगैरह की, वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद ओनली रोड सेफ्टी बचा है हमारा कवर। और ये सब होने के बाद अब जैसे ही एक दिन बीच में छुट्टी होगी वहाँ मैं आपको हरियाणा की ज्योग्राफी कराऊंगा, क्योंकि हरियाणा की ज्योग्राफी कोई नहीं करवा रहा, ठीक है। और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो बहुत जल्द मैं वो आपको करवाने वाला हूँ। हरियाणा इकोनॉमी मैंने कंप्लीट करवा दी, हरियाणा हिस्ट्री तैयार है, उसको करवा दूंगा। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन की एक मैराथन इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब मैं आपको हरियाणा ज्योग्राफी और करवा दूंगा। तो इस प्रकार से सब कुछ करवा देंगे भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। और प्लेलिस्ट जरूर देख लेना इस यूट्यूब चैनल पर।